इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। सर आपने शेयर नहीं किया है। शेयर नहीं किया है? नो सर। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो हम यहाँ कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो होना। ओके, जब भी नेट फोर्स जीरो होगा तो पार्टिकल किस पर होगा? इक्विलिब्रियम पर होगा। एक मिनट। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। व्हेन नेट फोर्स is zero on a particle, then it is in equilibrium। ओके, और हमें मालूम है कि सिंस F इक्वल टू क्या था? माइनस du बाई डी आर, है ना। ये हमारे पास में F इक्वल टू जीरो, देन du बाई डी आर इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं F, यानी F क्या है इसका मतलब? यहाँ F कंजर्वेटिव फोर्स है। F क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। तो du बाई डी आर जीरो है। अब यहाँ du बाई डी आर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं u और r के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं, या r x और y और z कुछ भी हो सकता है, तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि u और r में अगर ग्राफ है, या u x में ग्राफ है, या u वर्सेस y ग्राफ है, या u वर्सेस z ग्राफ है, अगर ऐसा है तो du बाई डी आर का मतलब क्या हुआ? ये स्लोप हुआ कि नहीं हुआ? या u और r के बीच में ग्राफ है तो ये स्लोप होगा। ये बात सुन में आई पहले तो, हाँ सर। है ना। तो अगर u और r में ग्राफ है तो du बाई डी आर क्या होगा? स्लोप होगा। अब यहाँ जब स्लोप की बात करेंगे तो आप देखोगे कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ भी स्लोप जीरो, और यहाँ भी स्लोप जीरो, और यहाँ भी स्लोप जीरो है ना। और ये मान लो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी स्लोप जीरो है।
ये हमारे पास में u है, ये हमारे पास में r है ना, ये ओरिजिन है हमारे पास में। तो u और r में ग्राफ बनाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ भी स्लोप 0 आ रहा है, यहाँ भी स्लोप 0 आ रहा है, यहाँ भी स्लोप 0 आ रहा है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ भी स्लोप 0 आ रहा है। तो यहाँ दरअसल हम लोग 3 तरह के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, मेरे कहने का मतलब है। अभी आपको समझाऊंगा, अभी इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस ना करें तो बेटर होगा। तो मैं भी आपको 3 तरह के इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी, नेट फोर्स क्या होगा हमेशा? नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला पॉइंट तो ये दिमाग में आना चाहिए। तो अगर du/dr 0 है तो उस केस में क्या होगा? हम 3 तरह के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ कौन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? तो व्हेन du/dr equal to 0, then equilibrium may be stable or unstable और न्यूट्रल। ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम की हम लोग यहाँ बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आगे चल के काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, आगे चल के काफ़ी कुछ सीखेंगे इसके बारे में, लेकिन जो फंडामेंटल है वो यही है, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहला पॉइंट तो ये है कि du/dr ये 0 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि d2u/dr2 डबल डिफरेंशिएशन ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ रही है कि डबल डिफरेंशिएशन क्या है? पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट, कहाँ पढ़ा था? मिनिमम मैक्सिमम में, याद आ रहा है? जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ भी स्लोप 0 होता है, जहाँ मिनिमम होता है वहाँ भी स्लोप 0 होता है। और d2u/dr2 का मतलब लेस देन 0 आने का मतलब क्या होता है? कि ये मिनिमम वाला पॉइंट है। मिनिमम वाला भूल गए सब? याद आ रहा है? ये कौन सा पॉइंट हाँ होता है? सर, अगर d2u/dr2 लेस देन 0 आता है तो ये मिनिमम वाला पॉइंट होता है। नहीं सर, मैक्सिमम होता है। सॉरी हाँ सर, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम ही होता है। सॉरी मैक्सिमम ही होता है। ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, हाँ बिल्कुल मैक्सिमम ही तो होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्लोप जो है नेगेटिव से 0 होकर नेगेटिव से 0 होकर पॉजिटिव जाता है, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, क्लियर है? पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, अभी इस बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। ये आर है और ये यू है। ग्राफ मान लो ऐसा कुछ बन रहा है ना? तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, मान लो मैं एक एग्जांपल लिया मैंने, इसका यहाँ स्लोप 0 होगा, है ना? यहाँ स्लोप 0 आ रहा है तो मिनिमम वाला पॉइंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है? स्लोप हमने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाना है, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो पहले स्लोप देखो इसका, इस पॉइंट पर स्लोप की बात करेंगे। यहाँ स्लोप क्या है? यहाँ स्लोप, अगर इस पॉइंट की बात करें, स्लोप नेगेटिव है, यहाँ देखो, है ना? इसके बाद यहाँ 0 है और उसके बाद स्लोप क्या है? यहाँ पॉजिटिव है ना? तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है एक्चुअल में कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेस करोगे, तो अगर उसकी टेंडेंसी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आने की है,
अगर वो डिस्प्लेस करने के बाद वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आना चाह रहा है तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो क्या है कॉन्सेप्ट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is displaced from equilibrium position, when an object is displaced from equilibrium position, then it has tendency to come back to equilibrium position then it is in stable equilibrium. ओके, पहले पॉइंट लिख लो आप, फिर आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। हो गया लिख के। अरे वाह, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। ठीक है सर एक मिनट, लास्ट पॉइंट लिखना है। हाँ लिख लीजिए। इसका कोई एग्जांपल? नहीं अभी तो लिखवा ही रहा हूँ ना, अभी तो सारे पॉइंट लिखवा तो रहा हूँ मैं एक एक करके, अभी तो कंप्लीट कहाँ हुआ, अभी तो 4th पॉइंट बचा है अभी तो। ओके हाँ सर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा इसके लेफ्ट या राइट में जब हम लोग जाएंगे ना तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो इंक्रीज करती है। यानी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में मिनिमम होगी। तो potential energy at equilibrium point या equilibrium position, potential energy at equilibrium position will be minimum with respect to neighboring point, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जब इस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, तो यहाँ जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। किसके? जो नेबरिंग पॉइंट उनके रेस्पेक्ट में आप जाओगे। जैसे किसका एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ कि मान लो जैसे कि ये एक बाउल है, और यहाँ एक स्मॉल बॉल है मान लो। आप ये देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी लोवेस्ट पॉइंट पर है। तो अगर मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ, मान लो हमने यहाँ डिस्प्लेस किया इसको, अगर यहाँ से रिलीज किया तो आपको मालूम है जैसे डिस्प्लेस करोगे इसको इधर, ये वापस इधर आ जाएगा। अगर इसको आपने मान लो इधर डिस्प्लेस किया, अगर इधर डिस्प्लेस किया तो आप देखोगे इसकी टेंडेंसी वापस लोवेस्ट पॉइंट पर आने की होगी। और आपको पता है अगर ये ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। आपको याद होगा अगर एच हाइट पे जाएगा तो प्लस mgh लेते हैं। ये बात समझ में आ रही सबको?
हाँ तो आप देख सर। रहे हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मिनिमम है। और इससे हमने जब डिस्प्लेस किया तो देखो इसकी टेंडेंसी वापस क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने की है। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। अभी क्लियर है वो जो आप एग्जांपल पूछ रहे थे? यस सर, क्लियर है ना। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अभी ग्राफ से भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो इस केस में इसकी टेंडेंसी क्या है, वापस आने की। और आप देख रहे हो कि यहाँ इक्विलिब्रियम पर है, लोवेस्ट पॉइंट पर, तो नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर, 0 है, तभी तो नीचे पड़ा रहता है। जैसे आप डिस्प्लेस करोगे वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहेगा। अगर लेफ्ट में ले जाओ या राइट में ले जाओ, वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाएगा है। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये लिख लो। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। हो गया ना। हाँ सर, हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहला पॉइंट इसमें du बाई डी आर तो 0 होगा ही। दूसरा d2u बाई dr2, और ये लेस देन 0 होगा। ठीक है। इस केस में क्या होगा, यानी ये मैक्सिमम वाला पॉइंट हुआ। तो ये u और ये r में ग्राफ अगर हमने बनाया तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ स्लोप क्या होगा, 0 है। इसके लेफ्ट में जाओगे, मतलब लेफ्ट से राइट जाना है अपने को, तो यहाँ देखो स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ जब देखेंगे स्लोप 0 है, और जब यहाँ जाओगे तो स्लोप क्या है, यहाँ नेगेटिव है। तभी तो इसका d2u बाई dr2 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ये वाले दोनों पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। हाँ। तो अब यहाँ देखो तीसरा पॉइंट जो है, जैसा इसमें हमने देखा कि जब डिस्प्लेस किया तो ये वापस इसके टेंडेंसी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की। इसमें क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, then object has tendency to move away from the equilibrium position। ठीक है। तो when object is displaced from equilibrium position, then object has tendency to move away from equilibrium position
it means it is in unstable equilibrium. ओके, अभी बताऊंगा कैसे, ये लिख लो। फिर फोर्थ पॉइंट भी पहले लिखवा देता हूँ। जो फोर्थ पॉइंट में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी will be maximum at equilibrium position with respect to neighboring point। ठीक है, जैसे यहां से उसी बाउल को उल्टा कर देते हैं। देखो ये ग्राउंड है और इसी बाउल को हमने उल्टा कर दिया, और ये बॉल यहाँ है। आप यहाँ देखो, अभी इसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान लिया मैंने। अगर मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो आपको पता इधर चला जाए, अगर मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो इधर चला जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम पर है क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसके ऊपर, तो वो रुका होगा। जैसे आप धीरे से डिस्प्लेस करोगे तो लेफ्ट में डिस्प्लेस करो तो लेफ्ट में निकल जाएगा, राइट में तो राइट में। अब आप देखो, अगर ये इधर आएगा तो पोटेंशियल देखो डिक्रीज करेगी नहीं करेगी। मान लो अगर यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं। लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, इसका मतलब ये क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अभी क्लियर है। तो ये बॉल है, ये बाउल है। भाई पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। Sir, clear है। ये लिख लो अब आप। हेलो सर। हाँ बोलिए। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा, ये कैसे समझता है? वो नेट फोर्स 0 रहेगा वहाँ। जैसे ये देखो ना, आप इस बॉल को ले लो, आप जैसे बाउल लीजिएगा और एक बॉल उसके ऊपर जस्ट इस तरह से रखिएगा और रुका रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है, वहाँ 0 होगा। और उसी बॉल को आप धीरे से पुश करेगा, देखो अब वो बॉल नीचे चला जाएगा। और इसी बॉल को आप उल्टा रखिएगा ऊपर वाले केस वाले की तरह। आप उसको, वो आते हैं ना इसके ग्लास के नहीं आते, वो कांच के गोल गोल क्या बोलते, कंचे है ना, उनको लीजिएगा आप, छोटे स्मॉल होते हैं, उसको आप डिस्प्लेस करेगा। देखो अगर ये वाले केस में बात करोगे आप, तो आप देखोगे वापस लोएस्ट पॉइंट पर आके रुक जाएंगे वो। इसका मतलब वो लोएस्ट पॉइंट क्या है, इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। यहाँ उसी तरह उसी बाउल को उल्टा करके उसी कंचे को ऊपर रखेगा तो आप देखोगे कि यह जाके रुक जाएगा ये। इसका मतलब इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 होना। ठीक है, ओके सर। आप यस एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो। यस। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है बाउल वाला, क्योंकि ये आप देखते हो रोज, है ना। तो अब आप घर पे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर है। तो आप इस तरह से जब उसको इधर उधर डिस्प्लेस करोगे ना उस कंचे को, तो क्या होगा, नीचे क्या करेगा, रोल करता हुआ नीचे निकल जाएगा। इसका मतलब अगर आपने यहाँ कहीं रखा, मान लो यहाँ कहीं भी रखा, तो वो वहाँ रुकेगा ही नहीं, नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता है। इक्विलिब्रियम तो इसका यहाँ है ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ओके, यस सर। जहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर स्टेबल होता तो वापस इसकी टेंडेंसी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आने की होती ना। लेकिन ये जैसे आप डिस्प्लेस करोगे नीचे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है कि वो पॉइंट अनस्टेबल वाला पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वो। ओके, ये मतलब है। यस लिख लिया? नो सर। हाँ लिखो लिखो।
हो गया सर। हो गया। थर्ड केस है हमारे पास में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पहला पॉइंट du/dr तो जीरो होगा ही। दूसरा पॉइंट, इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है दरअसल वो जीरो ही होता है, ना तो ग्रेटर देन जीरो होगा ना लेस देन जीरो होगा, वो इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो अभी इसका एग्जांपल भी बताऊंगा मैं आपको। तीसरा, ठीक है, तुम्हारे पास में नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम equilibrium position, then neither it has tendency to come back to its original position, nor it has tendency to move away from the equilibrium position. It means it is in neutral equilibrium. Fourth point, potential energy at equilibrium point and neighboring point remains same. Potential energy at equilibrium point and neighboring point remains same. जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे बॉल लिया मान लो हमने, या स्फेयर ले लिया कोई भी, आप देख रहे हो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो इसके पोटेंशियल चेंजेस के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे हम लोग। तो अगर इसका मास m है और रेडियस r है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो आप देखोगे इसकी पोटेंशियल चेंज ये बनी रहेगी। अगर आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो आप देखोगे डिस्प्लेस होके यहाँ चला जाएगा, लेकिन इसकी पोटेंशियल देखो कहाँ चेंज कर रही है। ये r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है, तो इस r के करस्पॉन्डिंग इसकी पोटेंशियल क्या बनी रहेगी। अगर यहाँ हम पोटेंशियल जीरो लेते हैं तो यहाँ इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बनी रहेगी, mgr तो बनी रहेगी। तो चेंज कहाँ कर रही है, आप लेफ्ट में ले जाओ या राइट में मतलब लेफ्ट में ले जाओ या राइट में ले जाओ, इसके पोटेंशियल चेंज नहीं कर रही है। इसका मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर है। ये पॉइंट क्लियर है? ये लिख यस। लो इसको, Yes. ये लिख लीजिए।
लिख लिया आप लोगों ने? ओ हाँ सर सर। अब इसको ग्राफ पे भी बता के दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो एक 3 एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं, है ना। अब ग्राफ पे भी बताता हूँ कि ये तीनों इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे हम ग्राफ पर। हो गया लिख के? हो गया ना? अब बात करते हैं ग्राफ। हाँ लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन। ओके, तो ये इस तरह का ग्राफ है। ये U ले लेता हूँ मैं और ये X ले लेता हूँ, है ना। ये ग्राफ मान लो इस तरह से है। ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारे पास में x1 है, ये हमारे पास में x2 है, ये हमारे पास में x3 है, ये हमारे पास में x4 है और ये हमारे पास में x5 है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि x1 पे जाओ तो मालूम है यहाँ x1 x3 यहाँ क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एट x1 x3 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, देखो, क्योंकि यहाँ देखो पोटेंशियल स्लोप तो जीरो ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो डी यू बाई डी एक्स तो जीरो ही है, लेकिन आप यहाँ देखो नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पोटेंशियल चेंज देखो जो मैक्सिमम है कि नहीं, लेफ्ट या राइट जाएंगे। तो यहाँ भी देखो लेफ्ट और राइट जाओ, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है। और एट x2 x4 ये क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पोटेंशियल चेंज मिनिमम है। देखो इसके लेफ्ट में जाओ, इसके राइट में जाओ, है ना। यहाँ पोटेंशियल चेंज क्या करे, देखो बढ़ेगी, ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल चेंज बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल चेंज का नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है। यहाँ -3 -2 की बात करें
तो दरअसल -2 जो होता है वो -3 से क्या होगा, बिगर होता है। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के माइनस का सिग्निफिकेंस ये है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, नेबरिंग पॉइंट पे इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है ना। x2 और x4 की बात करें तो हम लोग यहाँ भी देखो, आप जब इसके लेफ्ट में जाओ और इसके राइट में जाओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, और यहाँ स्लोप भी 0 है। और एट x5 ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि आप इसके लेफ्ट में जाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी वही मिलेगी, राइट में जाओगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी वही मिलेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं कर रही है। इसका मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ ना। ये ग्राफ में क्लियर है सबको, तीनों हाँ पॉइंट, सर तीनों क्लियर है। लिख लो तो इसको। सर एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम बता दो ना प्लीज। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ये वाला जैसे x2 और x4 ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी के लेफ्ट में जाओ, आप जैसे x4 पे आ जाओ। आप तो पहले x4 के लेफ्ट में जाओ, पोटेंशियल एनर्जी देखो इंक्रीज कर रही है ना भाई। यहाँ जो वैल्यू होगी, मान लो यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू क्या हो रही होगी, 3 हो रही होगी। तो नेबरिंग पॉइंट पर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में इट हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? उसी तरह यहाँ चले जाओ x2 पर, इस पर भी जब आप लेफ्ट में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। राइट में भी जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब नेबरिंग पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है। इट मींस इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, यही तो पॉइंट मैंने ऊपर लिखवाए थे। यस सर। ये पॉइंट है ना, क्लियर है अभी? हाँ सर क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट, ये आपका टॉपिक हो गया है। अब आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, लेकिन मैं कुछ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिख लो पहले आप लोग। हो गया लेकिन लिख के हो गया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं ना हम लोग। तो एग्जांपल में यहाँ मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले रहा हूँ। तो ये वॉल है और ये स्मूथ सरफेस है। और ये ब्लॉक इससे अटैच है। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहाँ कोई फोर्स नहीं है, यानी इसका मतलब है कि ये अपने नेचुरल लेंथ पर है। तो L0 क्या है यहाँ, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि नेचुरल लेंथ पर है तो इस स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, 0। तो कोई फोर्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ना। अब इसी ब्लॉक को आप देखो, अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया, इसी ब्लॉक को यहाँ डिस्प्लेस करके लाओ, और ये x इक्वल टू मान लो +a है, तो ये जब आप इसको डिस्प्लेस करके लाओगे तो आप देखो ये ब्लॉक की टेंडेंसी किधर जाने की होगी, इधर जाने की होगी। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है ना। तो इसको फोर्स उधर क्या लगेगा, k इंटू a लगेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। और यहाँ जब रिलीज करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल जो 0 थोड़ी होगी, क्योंकि इसमें a का एक्सटेंशन है। और यही ब्लॉक जब वापस यहाँ आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, किस पर, इसको ऐसा करते हैं, ये P पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, इसको Q पॉइंट मान लेते हैं। और ये जब ब्लॉक यहाँ आएगा वापस, यहाँ से Q से P की तरफ आएगा, तो आपको मालूम है इसमें वेलोसिटी आ चुकी होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसको लेफ्ट में लग रहा है।
तो जैसे यहाँ पहुंचेगा ये, तो इसको वेलोसिटी आ चुकी होगी, जो कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी मैक्सिमम? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब भी फोर्स 0 होता है तो वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, वेलोसिटी, तो ये इधर जाएगा और कहाँ तक जाएगा वापस, ये जाएगा इस पॉइंट तक। ये जो कि x इक्वल टू माइनस है और ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू 0 लिया हुआ हमने, और यहाँ जाके इसको कंप्रेस करेगा इतना, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, ऐसे कंप्रेस हो जाएगी, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी एक तरह से इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट हो गए, x इक्वल टू माइनस है और x इक्वल टू, एक लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, एक राइट एक्सट्रीम हो गया। इन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक तरह से ऑसिलेट करेगा, और आपको ही मालूम, जैसे अभी यहाँ पहुंचा तो वापस क्या करेगा, इसको इधर की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसको क्या लगेगा, राइट साइड में लगेगा, यानी ये इधर इसको पुश करेगा राइट साइड में, तो यानी वापस इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा। लेकिन वापस जब यहाँ आएगा तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, वापस से मैक्सिमम हो जाएगी, और ये फिर से ऐसे जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वापस इधर जाना चाहेगा, फिर इस पॉइंट पर आ जाएगा, फिर यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। तो दो एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। तो अगर मैं यहाँ जनरल बात करूँ, मान लो इसका, ये तो मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हो रहा है। हाँ सर। है ना। Yes, sir. तो हाँ, अब क्या करेंगे, मान लो ये किस इंस्टेंट पर x डिस्टेंस पर है यहाँ, मान लो किस इंस्टेंट पर यहाँ है, और ये इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से मान लो ये x पोजीशन पर है, क्योंकि ये तो x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू माइनस a है। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि जब तक इस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेगा, इस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इसकी वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ कुछ वेलोसिटी तो होगी, है ना। तो यहाँ क्या होगा, इसमें आपको मालूम है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो हमने क्वेश्चन भी किया था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये कोई जनरल पॉइंट है हमारे पास में, क्योंकि ये तो हमने, ये पॉइंट तो हमने P लिया हुआ है, ये पॉइंट हमने Q लिया हुआ है ना, और ये पॉइंट हम लोग चाहो तो इसको R ले लो, और इस पॉइंट को मान लेते हैं A से, मान लो। ओके, तो हमने ये जो पॉइंट है ये S ले लिया है, तो x का एक्सटेंशन है, तो यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट P, मैकेनिकल एनर्जी एट Q, मैकेनिकल एनर्जी एट R, मैकेनिकल एनर्जी एट S, ये सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी एट P की अगर बात करूं तो वह क्या लिखूंगा मैं, हाफ mv0 का होल स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम है। इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी एट Q की बात करूं तो वहां क्या लिखूंगा मैं, हाफ के ए स्क्वायर लिखूंगा। इसका मतलब है दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये तो है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस केस में 0 आ जाएगी। अगर मैं एस की बात करूंगा तो एस के लिए क्या लिखूंगा फिर मैं, हाफ एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखूंगा, है कि नहीं। और ये इक्वल टू सब होना चाहिए, यानी ये इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, सब होना चाहिए। ये बात समझ में आए, पहले तो ये सब इक्वल है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स काम कर रहा है। ये बात समझ में आई। इसका मतलब यहाँ
पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एट पॉइंट एस की, 8 पॉइंट, एट पॉइंट एस, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको यू ले लेते हैं और वो है हाफ के एक्स स्क्वायर है कि नहीं, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा मिलेगा, देखो ये पैराबोला है कि नहीं, यानी इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि x इक्वल टू 0 इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, देखो लोवेस्ट पॉइंट है ना यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि नहीं, और इसके ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ, x इक्वल टू a वाला पॉइंट यहाँ है और ये x इक्वल टू माइनस a, तो एक्सट्रीम पॉइंट ये होगा। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पर जब हम लोग जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट पर, 0 ना। हरी बात समझ में, एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है यहाँ, Q और R, Q और R क्या है यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट है, P कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और S एक जनरल पॉइंट मैंने लिया है। तो आप देख रहे हो कि एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब हम लोग इस पर आएंगे मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है यहाँ, कौन सा, ये वाला x इक्वल टू 0, यहाँ आप देख रहे हो कि स्लोप देखो इस कर्व का 0 है, स्लोप 0 होने का मतलब यहाँ 4 0 है x इक्वल टू 0 पर, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। और नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या देखो मिनिमम है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हुआ, x इक्वल टू 0 क्या है यहाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या हमारे पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये लॉजिक समझ में आया सबको? सर हाँ बोलो। यस सर, यस सर। है ना, ये हमारे पास में पैराबोला है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये पहले बात हुई हमारी, लिख लो आप पहले इसको। सर नीचे ले सकते हो थोड़ा। हाँ, लिख लिया नहीं है, सबने लिख लिया? सर वो पॉइंट एस वाला दिखाइए ना। पॉइंट, एक मिनट, पॉइंट एस शेयर है ना, क्या अच्छा है, क्या बताना है आपको? पॉइंट एस ये है ना, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है ना, ये वाला पॉइंट देखो आप।
लिख लिया? हाँ सर। ये भी लिख लो। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो लिखोगे वो कितनी है, देखो हाफ के ए स्क्वायर है ना, हाफ के यस ए सर। स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पर, यानी यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी होगी हमारी, है ना। यहाँ से जब आप अगर इन तीनों को देखो, ये हो गया है आपका टॉपिक, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए तो करते हैं ना। जैसे सर एग्जांपल हो गया, 65। कॉपी करके। हाँ बोलिए। कॉपी करके हो गया। हो गया ना। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल 65 देखिए आप। एग्जांपल 65 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स, अपने को दिया है जो कि एक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। तो यू ऑफ एक्स इक्वल टू है ए बाई एक्स टू पावर 12 माइनस बी बाई एक्स टू पावर 6, वेयर ए एंड बी आर positive constant and x is the distance between the atom. The system is in stable equilibrium when, तो पूछ रहा है कि कब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा। तो होगा क्या है एक्चुअल में, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम लोग। तो डी यू बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स ए एक्स टू पावर माइनस 12 माइनस बी एक्स टू पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा ए माइनस 12 एक्स टू पावर माइनस 13 माइनस बी माइनस 6 एक्स टू पावर माइनस 7। ये समझ में आया सबको? तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 12 ए बाई एक्स टू पावर 13 प्लस 6 बी बाई एक्स टू पावर 7, ये है हमारे पास। ओके, तो फॉर इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो इसको में 0 करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 12 ए बाई एक्स टू पावर 13 प्लस 6 बी बाई एक्स टू पावर 7। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, एक तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2a बाई एक्स टू पावर 6 प्लस b बाई 1 रह जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में 2a बाई एक्स टू पावर 6 इक्वल टू b, यानी x टू पावर 6 इक्वल टू आ गया 2a बाई b, यानी x इक्वल टू आ गया 2a बाई b टू पावर 1/6। अब ये नहीं कह रहे कि यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, हमें अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसमें, अभी तो हमने केवल डिफरेंशिएट किया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा अपने से, ये कह रहा है कि द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कैसे चेक करेंगे कि स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? तो वैसे तो बोल ही दिया उसने कि स्टेबल है, तो आप चाहो तो दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट यार,
दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर उसने बोल ही दिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर आप चाहो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, इस वैल्यू को आप पुट कर लो, आप देखोगे कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो वैसे तो आंसर इसका यही है ना। आप चाहो तो चेक कर लो, वैसे तो फिजिक्स में ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, डबल डिफरेंशिएट करके ऐसा करने की जरूरत नहीं, अगर उसने बोला है तो फिर होगा, ये कहने का मतलब है मेरा यहाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, ऑप्शन सी आ जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ही है। और आप चाहो तो चेक कर लो, करो, आप चेक करो एक बार, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो और इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो कितना आ रहा देखो, d2u बाई dx2 ये हो जाएगा इक्वल टू -12a बाई कितना हो जाएगा, -13, और ये x2 पावर -14 हो जाएगा, और यहाँ +6a -7 x2 पावर -8 हो जाएगा। तो रखिएगा ये जो वैल्यू है d2u बाई dx2 तो जाएगा +12 इंटू 13a बाई x2 पावर 14 -42a बाई x2 पावर 8। इस वैल्यू को जब आप रखोगे ना, यानी एट x इक्वल टू 2a बाई b टू पावर 1/6, उस पर आप देखोगे कि d2u बाई dx2 x इक्वल टू 2a बाई b टू पावर 1/6, ये जो है ना ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, इसका मतलब है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। वैसे तो चेक करना ही नहीं है, फिजिक्स में जरूरत ही नहीं पड़ती, मालूम है आपको, आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है तो बस वही डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, वही आंसर हो जाएगा। ओके सर हाँ बोलिए। सर अगर क्वेश्चन में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम दिया होता तो हमें x इक्वल टू 0 होता ना आंसर, वो दो क्या 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 फिर से बोलो, फिर से बोलो। अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता तो क्या होता सर, कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो d2u बाई dx2 0 आना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा आपका। आई ओके बात सर। समझ में, डबल डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, अगर उसने u और x में मतलब फंक्शन दिया है तो ठीक है, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन वो जो पॉइंट अपने को मिलेगा du बाई dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये तो मिनिमम मैक्सिमम में भी देख चुके हम लोग। तो du बाई dx इक्वल टू 0 पुट करके वहां से वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद में डबल डिफरेंशिएट करके उन वैल्यूज को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल 0 कहाँ आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है ना। समझा सर। समझ में आया। यस सर। एक मिनट थोड़ी देर रुकोगे आप, क्योंकि मुझे लग रहा है पेंसिल लो हो गया इसका, बस 2 मिनट की बात है। तो ये टॉपिक तो आपका हो गया, तो नया टॉपिक फिर शुरू करूं या क्या करें, बोलो। सर पार्ट 2 का डिस्कस करना है। अच्छा पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का ना, ठीक है डिस्कस कर हाँ लेते सर। हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं, 1 मिनट। आप बताइए।
ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट आप मुझे बोल दीजिए मेरे ख्याल से कौन सा है। D7 D8 D10 E1 E6 E4, ठीक है। और चलो ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो फिर आप लोग। बस इतने डाउट है कि और भी डाउट है? पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी बताना है, ठीक है। और D4, एक मिनट रुकिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का D11 D12, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप बोल भी दीजिएगा, मैं डिस्कस करता हूँ। एक मिनट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। कौन कौन सा पूछा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है मुझे? D7 D8 D10, ठीक है। चलिए, उसके पहले ABC हो गया पूरा? यार सर B3 मुझे नहीं समझा सर। B3 बताना है ना, इसी का पार्ट 2 का है ना? हाँ सर। अब मुझे वो चलो। C11 वापस समझा दीजिए ना। हाँ समझा देंगे। देखो B3 में क्या कह रहा है, इसने कहा वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ सरफेस। तो सरफेस क्या मूव कर रहा है वहां, ये बताओ पहले तो। ये सर्कल जैसे मैंने नहीं बनाया, सर, तो जो अभी पेंसिल समझा। का जो पॉइंट है वो तो मूव कर रहा है, जो सरफेस वो कहाँ मूव कर रहा है। इसका मतलब जब जब जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पॉइंट ही मूव नहीं कर रहा है, यानी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज नॉट मूविंग, इट मींस व्हाट, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी जीरो। ओके, इफ दैट पॉइंट इज नॉट मूविंग वेयर वी अप्लाइंग द फोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क जीरो होगा ना। यही तो बात हुई थी हमारी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर इज व्हाट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क क्या होगा, जीरो ना। यानी जो सरफेस का जो पॉइंट है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में पूछता कि ये जो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं पेंसिल से सर्कल जो ड्रॉ कर रहे हैं, क्या उसमें उस पेंसिल के उस पॉइंट पर वर्क क्या होगा, तो वो वर्क है, क्योंकि पेंसिल का वो जो पॉइंट है जिस पर वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
क्योंकि जैसे यहाँ से देखो ये पॉइंट यहाँ है और यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, तो पेंसिल पे फोर्स तो पीछे लग रहा है और वहां जो नॉर्मल होगा तो उसका वर्क मालूम कितना हुआ, पूरे सर्कल में जाओगे तो वो हो जाएगा म्यू के एन इंटू आर डी थीटा माइनस के साथ, ये वर्क होगा। और इसको डिफरेंशिएट कर दो 0 से 2 पाई, तो यानी इस केस में पेंसिल पे जो वर्क आ रहा है वो हो जाएगा म्यू के एन माइनस के साथ आर इंटू 2 पाई, ये आंसर है। लेकिन सरफेस पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सरफेस का जो पॉइंट है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अभी क्लियर है? ये क्या हुआ, ये पेंसिल Yes, पे sir. वर्क हुआ, Be clear. तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स work done by kinetic friction force on pencil, clear? लेकिन work done by kinetic friction force on the surface is 0, but work done by kinetic friction force on the surface is 0, clear? और कौन सा बोल रहे थे आप? C11 सर C10 C11 नहीं। C10 ना, हाँ C10 में क्या हो रहा देखो, हमारे पास में ये टॉय कार दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो इसने अपने को एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में ये कंटिन्यूसली फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लेकिन आप ये देखो कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो पॉजिटिव है। ये क्या हमारे पास में, ये 11 है, ये 100 है, तो एरिया अंडर द कर्व इज पॉजिटिव, इट मींस वर्क इज पॉजिटिव। तो ये यहां से आ रहा है और उसके बाद ये यहाँ जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 11 मीटर है और ये x इक्वल टू 0 है और ये कार है हमारे पास में। ओके, ये कार जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पहुंचने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पहुंचने का मतलब ये वाला पॉइंट हुआ ना, तो यानी इस पूरा वर्क की बात कर रहा है, तो वर्क कितना, एरिया अंडर द कर्व, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, 0 है, और ये वेलोसिटी क्या है यहाँ v है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय F इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल कितना 0, और ये एरिया अंडर द कर्व होता ही है क्योंकि ये F dx करोगे ना, यही तो वर्क है, तो ये हो गया हमारे पास में हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ एरिया किसका लेंगे, ट्राइंगल का, कितना हो गया 100 इंटू 11, कितना आ गया 550 जूल। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई एक तो ये। अब इसके बाद ये कार ऊपर जाएगा इस सरफेस पर, तो आप ये देखो कि इसकी मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम का मतलब तो ये हुआ कि अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो मैक्सिमम थोड़ी हुआ, इसका मतलब ये और ऊपर जाएगा, तो जहां वेलोसिटी 0 होगी वो ना मैक्सिमम होता है, तो वेलोसिटी यहाँ जैसे ही 0 होगी तो ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया, क्योंकि अब इससे आगे जा ही नहीं सकता है। ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। है ना, एक मिनट यार, तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग यहाँ एनर्जी कंजर्व करवा देंगे, किस पॉइंट, इस पॉइंट, किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, क्योंकि सिर्फ mg काम करेगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो हमेशा इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा नॉर्मल जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने की वजह से सिर्फ mg वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन, ये पॉइंट मान लेते हैं, या ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट इसने मान लेते हैं बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी, तो बिटवीन बी एंड सी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी।
ठीक है, सॉरी, मतलब ये बी और सी की बात कर रहा हूँ मैं, ये बी है और ये सी है। तो पोटेंशियल चेंज है, क्योंकि यहाँ तो रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया, तो पोटेंशियल चेंज 0 मान लेता हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी का दे रखा है हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल चेंज एम जी वाई मैक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी वहाँ 0 होना ही चाहिए। तो बस ये आ गया, तो कितना आ गया, एम जी वाई मैक्स इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ, कहाँ गया यार, 550। और क्या क्या दिया इसने, अभी क्लियर है आपको? तो 5 इंटू 10 इंटू वाई मैक्स अभी क्लियर है इक्वल सर। टू 550। तो वाई मैक्स इक्वल टू कितना आ गया, 11 मीटर आ गया। क्लियर है, ऐसे करना था। ठीक है, यस सर, समझा सर। हाँ, अब क्या था हमारे पास में, B3 वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। B3, एक मिनट बताता हूँ मैं। लिख लीजिए। एक मिनट रुकिए, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। हम्म, लिख लिया। यस सर। ये C10 लिखना है क्या? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ऊपर मतलब वो ना, लिख लो तो इसको पहले। लिख लिया? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा बताना था, D7, D8, D10। देखो D7 कैसे करेंगे, सर D3 भी। D3 बताना है, ओके। सर एक बार D4 भी बता दीजिएगा। ठीक है, बताते हैं यार, ये एक मिनट रुको। D3, stone is projected vertically up with a velocity u, reaches up to height, maximum height h। यानी यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है और मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब सिंपल वही, वापस से फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 नहीं तो और ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट हुई इसकी h। तो ये A पॉइंट मान लेते हैं, ये B पॉइंट मान लेते हैं। When it is at a height of 3h/4, यानी जब यहाँ कहीं है, ये C पॉइंट मान लेते हैं, 3h/4 from the ground, the ratio of kinetic energy and potential energy at that point is। अब यहाँ भी मैकेनिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी,
क्योंकि सिर्फ अंडर ग्रेविटी ये जा रहा है, तो mg क्या होता है, ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि ये पोटेंशियल यहाँ 0 है, इसका मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ क्या होगा, सिर्फ यहाँ हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, बी पर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी 3h/4 इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ओके, तो आप यहाँ देखो इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लो, इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लेंगे, इन दोनों को यूज करके हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी अपने को। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी तो मिल ही गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी तो हमारे पास में सीधा सीधा आ गया एम जी 3h/4 काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच माइनस 3 एम जी h/4। तो ये हो गया एम जी h/4, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट बी है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू ये हो गया एम जी h/4 डिवाइड बाय एम जी 3h/4, या गया 1/3। ये आंसर आना चाहिए, यानी 1/3, सॉरी, तो आंसर क्या होना चाहिए, 1/3। क्लियर है अभी? हाँ यस सर सर। क्लियर। तो लिख लो, इसको लिखना है कि आगे बढ़ूं फिर मैं? हो गया लिख कर। सर एक मिनट। लिखिए। सर ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पॉइंट सी के लिए होगा ना? क्या? सर ये जो रेशियो है ये पॉइंट सी के लिए होगा ना? हाँ, सी के लिए, सॉरी ये सी के लिए तो था, बी के लिए थोड़ी है, ये सी के लिए ही है। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में D4। तो टू स्प्रिंग्स ए एंड बी अपने को दिया हुआ है, यानी एक स्प्रिंग ये है, तो इधर से एफ फोर्स लगा रहा है, इधर से एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और दूसरी स्प्रिंग ये है, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के भी है, और ये एफ है और ये एफ है, ठीक है। क्या कह रहा है, टू स्प्रिंग्स एंड बी आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एट द फोर एंड्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये ऐसे लगाओ या एक को फिक्स कर दो, मतलब एक ही है, एक एंड को फिक्स कर दो और एक एंड पर फोर्स एफ लगाओ, तो ये मतलब एक ही है। यहाँ भी ऐसा ही है, एक एंड को फिक्स कर दो या एक है ना, एक पर फोर्स लगाओ, मतलब एक ही है। आगे बात सुन में, तो अब इसमें इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, इसका मतलब इसको घसीट के लेके गया, तो यहाँ से यहाँ अगर इसको लेके गया, ये एफ फोर्स है, ये मान लो एक्स ए है, ठीक है। तो यानी एफ इक्वल टू के ए एक्स ए इक्विलिब्रियम तक ले जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, स्प्रिंग फोर्स और ये। उसी तरह इसका भी है, लेकिन इसका एक्स भी होगा, क्यों, क्योंकि ये के भी एक्स भी है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। तो अब इसने का वर्क बताओ, ये पूछ रहा है या एनर्जी स्टोर पूछ रहा है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज, तो ए में एनर्जी स्टोर्ड कितना है यहाँ, के, यानी हाफ के ए एक्स ए का होल स्क्वायर है ना, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, के
हाफ इसको लिख सकते हो के ए एक्स ए का होल स्क्वायर बाई के ए ना, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2 के ए, ये इक्वल टू के है। हमें इसका चाहिए तो के डैश मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका हाफ के बी एक्स बी का होल स्क्वायर या के बी एक्स बी का होल स्क्वायर बाई 2 KB, यानी ये हो गया हमारे पास में एफ स्क्वायर बाई 2 KB, ये के डैश हो गया। क्या पूछ रहा है अपने से, के डैश बताओ, तो के डैश बाई के इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2 KB इंटू एफ स्क्वायर इंटू 2 KA। तो ये हो गया हमारे पास में के ए बाई के बी। तो के ए बाई के बी कितना आ रहा, देखो वहाँ 2 दिया हुआ है, तो के डैश बाई के इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हो कि के डैश कितना आ गया, 2K आ गया, ये आंसर होना चाहिए। अच्छा मैंने के ले लिया, उसने ई दिया था दरअसल, वो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है भाई, ये ई दिया था उसने, तो ये 2 आ जाएगा। अभी समझ में आया हाँ सर। है ना, तो लिख लो इसको, एक मिनट। नेक्स्ट हमारे पास में D7 लिख लो, फिर D7 बताता हूँ। लिख लिया ऊपर वाला, सर एक अच्छा। मिनट। लिख लिया। यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में D7। D7 में आप देख रहे हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब हर एक पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी रॉड पे भी 0 होना चाहिए, जो वेज है उस पे भी 0 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, देखो तो यहाँ पहले तो एक चीज समझ लेते हैं कि ये अगर वेज की हम बात करें तो वेज तो रुका हुआ है, तो अगर ये मान लो रॉड नहीं होता तो मालूम है इस स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन होता ही नहीं, क्योंकि वो रॉड क्या कर रहा है, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, वो पुश करने की वजह से ये इधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, किसमें, स्प्रिंग में। तो अभी कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ रॉड रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये पुश होके इधर आ जाएगा,
और रॉड इसको ऐसे पुश कर रही है नीचे की तरफ, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स नॉट का कंप्रेशन है, तो इसको फोर्स इधर कितना लगेगा, फिर के एक्स नॉट लगेगा ना, ठीक है। और ये तो वर्टिकली ऐसे इसने सब दो सपोर्ट्स के बीच में ये है, और इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। तो क्या पूछ रहा है, a wedge of mass capital M fitted with a spring of stiffness K is kept on a smooth horizontal surface. A rod of mass M is kept on the wedge as shown in the figure. System is in equilibrium and at rest. Assuming that all surfaces are smooth, the potential energy stored in the spring, यानी अपने को चाहिए हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एफबीडी बनाओ। तो अगर आप वेज की बात करो पहले, तो वेज पे देखो क्या हो रहा होगा, वेज को ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा उस रॉड की वजह से, इसको स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है। तो नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है यहाँ, क्योंकि एंगल कितना बता रहा है, थीटा, तो हमें मालूम है कि ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा इधर, एन साइन थीटा। इसका मतलब है कि एन साइन थीटा इक्वल टू होगा यहाँ के एक्स नॉट। अब इसका एफबीडी बनाओ रोड का, तो इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, तो ये भी रुका हुआ है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, क्योंकि हमें मालूम है एंगल थीटा निकल के आता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका n cos थीटा। इसका मतलब वर्टिकल और n sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ, यानी ये जो सपोर्ट है यहाँ, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से एक फोर्स लग रहा होगा n डैश, वर्टिकल में n cos थीटा सर आपकी आवाज नहीं आ रही।